तो भाई चैप्टर नंबर 10 मुगल शासन की स्थापना। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें अभी तक हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में तो पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत ओवर हो गया। दिल्ली सल्तनत का ओवर करने का श्रेय दिया जाता है बाबर को। बाबर अपनी सेना लेकर आता है और लोधी को हराता है और फिर फाइनली दिल्ली सल्तनत वहीं पर ओवर होकर मुगल शासन की स्थापना हो जाती है। यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं बाबर या ये किंग का दिया गया है, ठीक है, जिसमें पता चले कि अभी कौन जीता है। तो बाबर ने जीता था पानीपत का युद्ध जो 1526 में होता है। यहाँ से जितने होते हैं सारे डेट्स को याद रखते जाना है, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक जो है रैपिडली युद्ध होते जा रहे हैं। और अगर रैपिड युद्ध हो रहा है तो हमें रैपिड याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कोई ना कोई गद्दे से उतर रहा है, जैसे कि हमने दिल्ली सल्तनत में भी देखा था। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। किससे होता है? इब्राहिम लोदी से, जो उस वक्त का दिल्ली सल्तनत का किंग था। तब दिल्ली सल्तनत थी। उसके बाद आ जाता है 1517, जिसमें भारत के लिए वो सबसे पहले आक्रमण के लिए सोचता है, क्योंकि उसको अपने चीज को जीतने की उसने कोशिश की थी। जब उसने देखा कि अपने वहां से वो कभी मुल्तान हार रहा है, कभी वो कहीं से हार रहा है, कभी टाक्सियाना से था वो, तो वहाँ हार रहा है, तो वो उसने सोचा कि अब इंडिया को जीतना चाहिए। तो तब जाके उसने निश्चित किया था अपने लिए कि हाँ, 1517 में उसने फाइनली निश्चय किया था कि इंडिया की ओर बढ़े, और धीरे धीरे वो इंडिया की तरफ इन्वेडिंग कर रहा था, बढ़ रहा था, और तब जाके 1526 में वो विजेता हुआ और जीत गया। बाबर की सेना में उस टाइम पर सिर्फ 12,000 लोग थे, 12,000, और वहीं पर लोधी की ओर से 1 लाख लोग थे। 1 लाख अफगान लोग जो है लड़ रहे थे, और वहां पर केवल 12,000 थे। ओटोमन तोपचियों का उसने इस्तेमाल किया था। उस टाइम पर इंडिया में किसी ने भी तोप वगैरह का इस्तेमाल ना देखा था, ना उन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया था कि भाई तोप होता क्या है, तोप चीज क्या है भाई। तो जब उन्होंने तोप का 12,000 की सेना के साथ कैसे लड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है हारना ही निश्चित है, लेकिन ज्यादा सेना कारगर नहीं होती। ऐसा ही हमने कब देखा था? हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे देखा था। कब? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हमने देखा था जब पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर आया था। किसके खिलाफ? मोहम्मद गौरी की तरफ। ये जब मैं वापस बोल रहा हूँ, इससे थोड़ा सा पीछे की चीज भी रिवाइंड होकर हमारा रिपीट भी हो जाएगा, मैं याद भी रहेगा। मोहम्मद गौरी के खिलाफ वो लेकर आया था। मोहम्मद गौरी की सेना तब कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी जीता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी लेकर आया था अरबी घोड़ों को। तो सिर्फ सेना कम हो इससे हार जाएंगे ये जरूरी नहीं है। अगर रणनीति बदल दी जाए तो जीता जा सकता है। ऐसे ही बाबर ने भी करके दिखाया। अपने 12,000 सेना 1 लाख सैनिकों के सामने लेकर आया, लेकिन उसने क्या, बीच में गड्ढे खोद दिए, ठीक है, और जहां पर पानीपत का एरिया था वहां पर गड्ढे खोद दिए, और सेना को पीछे और आगे दोनों तरफ से घेरा अपने से 12,000 लोगों के साथ, और तोपों का इस्तेमाल करने लगा। अभी जो 1 लाख सेना है वो इतने बड़े इस ट्रैप पे फंस गई, और ना आगे जा पा रही ना पीछे जा पा रही। उस पर से घोड़े सही से चल नहीं पा रहे, क्योंकि नीचे हर तरफ गड्ढे वगैरह भी है, और सामने से आ रहे हैं तोप, जिसको कभी देखा ही नहीं था, जिसका चलाना आता ही नहीं है। और ये वो जो है वो जिस जगह से ये तोपचियों को बुलाया गया है वो है ओटोमन, जो टर्की से है। ओटोमन असल में टर्की है। टर्की जितने भी थे वो सारे तोप को चलाते थे, उन लोगों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यहाँ पर लिखा गया ओटोमन तोपचियों का इस्तेमाल। ठीक है, इस तरीके से की पॉइंट्स बनाई ताकि सबसे ज्यादा बेस्ट आपको याद रहे। गद्दी पर वो जैसे ही आसीन हुआ, दैट मीन्स बैठा, गद्दी पर बैठने के बाद ऑब्वियसली बात है, इतना तो नहीं है कि आई एम फ्री बट ऐसा तो नहीं कि बस सब सही है, तब भी सामने कोई ना कोई आएगा। उस वक्त उसको सामने मिला था राणा सांगा, जिसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था और बाबर के लिए उसने युद्ध के लिए घोषित किया था कि युद्ध करेंगे। अब वो हुआ था आपका युद्ध राणा सांगा के बीच में, बाबर के बीच में। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में अभी हम डिटेलिंग में यहाँ तक पढ़ेंगे। मम्मी करछी चलाओगे ना, थोड़ा स्लो चला रहे हैं। मम्मा करछी चला रहे, थोड़ा स्लो चला रहे हैं, ठीक है। भारत 26 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली सल्तनत की केंद्रीय शक्ति, मेन शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। क्षीण का मतलब होता है काफी वर्ष इसके अंदर मिलेंगे, तो काफी वर्ष का मतलब इसको आपको पता होना चाहिए, तभी इस चीज को आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, ये आप करोगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन मेन जो है आपको बुक भी पढ़ना है, ठीक है, इसलिए वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और जो केंद्रीय शक्ति है वो फाइनली धीरे धीरे खत्म होने लगी। दिल्ली और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो उस टाइम पे किसके पास था? इब्राहिम लोदी के पास। दिल्ली की गद्दी उसी के पास थी। इसके अलावा भी कई साम्राज्य थे, जैसे कि गुजरात, मालवा, बंगाल, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, मेवाड़, और दक्षिण में बहुत फेमस था
विजयनगर, ये मेन बहुत बड़े बड़े साम्राज्य थे। इसके अलावा भी छोटी छोटी संख्या में लोग ऐसे नॉर्मली अपने आप को राजा घोषित नहीं कर देते, छोटी छोटी जगह में जो राजा होते हैं, ठीक है, वो राजा थे। सन 1494 में 12 वर्ष की उम्र में पिता के उपरांत के बाद बाबर ट्रांक्सियाना में एक छोटी सी जागीर का फरगाना बना। दैट मीन्स ट्रांक्सियाना एक जगह का नाम है जहाँ पर वो पहले उस जगह का संभाल रहा था। बाद में हुआ क्या कि उसको जागीर से निकाल दिया गया। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसके मतलब कभी उसके चाचा उसका अधिकार कर रहे हैं, फिर कभी वो आ रहा है, फिर उसे फिर बाहर निकाल दे रहे हैं। इस लड़ाई में वो बार बार उसकी ज़्यादातर एज उसी में गई है कि जिसमें से वो लड़ाई करके अपना साम्राज्य बस लेना ही चाह रहा है। जब फाइनली थक हार गया वहाँ से, तब उसने 1517 में भारत की तरफ उसने अपना निशाना बनाया। ये आएगा। मध्य एशिया में उसे बहुत ज़्यादा मिला और अस्थिरता थी उसकी, ठीक है, उसे पीछे हटना पड़ा। कुलीनो हो जाते हैं वो जो अमीर लोग होते हैं, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। अभिजात वर्ग या कुलीन बोल दूँ तो उनके अमीर वर्ग हो जाते हैं, जो टर्की के अमीर होते थे, उन लोगों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भाई जो हार रहा है उसका हाथ कौन हाथ पकड़ेगा, उसका साथ छोड़ दिया। तो फाइनली उसने हार मान ली वहाँ से कि नहीं भाई, मध्य एशिया में तो कुछ नहीं होने वाला मेरा। तब वो वहाँ से उठ के आया, कहाँ, इंडिया की तरफ। अब यहाँ से जो मुगल है, मुगल की कहानी का बता देते हैं। इनके माता पिता किस तरफ से वंश थे। जो माँ है वो है मंगोल की साइड से, जिसे मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया था। जब पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था ज़्यादातर दिल्ली सल्तनत डरी रहती थी किससे, मंगोल लोगों से। चाइना के जस्ट ऊपर पड़ता है मंगोल, उनसे बड़ा डरती थी। चंगेज खान का पूरा चलता था, उनसे बड़ा डर लगता था। उन्हीं की तरफ से उनकी माँ के जो रिश्ता चल रहा है पूरा मंगोल की तरफ से, और जब पिता का तरफ चल रहा है वो तैमूर की तरफ, तिमूरियन की तरफ चल रहा है। इसलिए मंगोल जो आपका मुगल आएगा उधर आपका तैमूरियन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर मुगल ना लिखे तो वहाँ तैमूरियन भी लिखा जा सकता है। मुगल लिखा गया उनके माँ की तरफ से और तैमूरियन पिता की तरफ से। आगे आते हैं भाई। जब वो यहाँ से इधर आया था 1517 में बाबर में, उस वक्त लड़ाई हो रही थी किसकी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी की। ये देखिए राणा सांगा भी यही चाहता था कि जो दिल्ली की गद्दी है वो मेरी हो जाए, इसलिए शुरू से पहले इसका इब्राहिम लोदी के साथ ही लड़ाई चल रही थी। लेकिन बीच में हुआ क्या, बाबर ने एंट्री ले ली और बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हरा दिया राणा सांगा से पहले। तो अब राणा सांगा की लड़ाई किससे हो रही है, बाबर से। जो दिल्ली की गद्दी में बैठेगा भाई लड़ाई तो उससे होगी। तो लड़ाई करने में आए थे राणा सांगा, दौलत खान लोदी, ये सभी वो है जो लड़ाई करना चाहते थे। अब आ जाता है बाबर की एंट्री। तो बाबर की एंट्री आई थी तो वो धीरे धीरे हर जगह को इन्वेट कर रहा था। इन्वेट मतलब होता है आक्रमण करके जीत लेना। तो इन्वेट कर रहा था किसको, सबसे पहले उसने 1519 में भीरा को जीता, फिर सियालकोट 1520, फिर पंजाब में जो लाहौर है 1524। ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ रहा था। आप देख रहे हो 1517, 2 साल बाद भीरा, ऐसे करके आगे बढ़ता जा रहा है। हर साल में, हर 2 साल में कुछ ना कुछ नया जगह जीत रहा है। धीरे 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 आ जाता है डेट 1526। अब ये वो डेट है जिसमें फाइनली कौन सामने आ जाता है, खुद इब्राहिम लोदी। अब तक तो वो उधर के सूबेदारों को जीत रहा था, जो वहां पर किंग को अपॉइंट कर रखा है, अभी सिर्फ उनको हराया था बाबर ने। अब धीरे धीरे वो करीब आ रहा है दिल्ली के। तो अब किसकी का सामने आ गया, वो खुद इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का गद्दी का मालिक है, उसके सामने आ गया। अब दोनों के बीच में लड़ाई हुई पानीपत में, हरियाणा में पड़ता है। पानीपत की लड़ाई में बाबर की भाई जीत हो गई। उसके 12,000 सैनिक से भी उसने जीत ले ली। अब मैंने बताया कैसे जीता भाई, 12,000 सैनिक या सेना बहुत कम है, वही वो 1 लाख है। देख लीजिए कितने बड़ा डिस्टेंस है। लेकिन 1 लाख सेना से कुछ नहीं होता, स्ट्रेटेजी अगर बदली जाए तो जीता जा सकता है। इसलिए बाबर ने वहाँ पर ऑटोमन लोगों को बुलाया, उनके जो तोपची है, जो तोप चलाते हैं, उनको बुलाया। गड्ढे खोदे गए, एक आगे से और पीछे दोनों तरफ से घेरा गया। सेना हड़बड़ा गई कि पीछे भी सेना है, आगे भी सेना है, दोनों से लड़ना है। और बीच में उन्होंने गड्ढे खोद दिए, गड्ढों से भी बचना है। और सामने ये क्या चीज़ है, तो इससे भी भाई साहब ये समझ नहीं आ रही है चीज़ चलती कैसे है, ये चीज़ है क्या चीज़। इनका पहली बार परिचित हुआ था, ठीक है, कि तोप क्या है, क्योंकि ये टर्की में चलता था, ठीक है, तुर्क जगह में चलता था, और ये अब इंडिया में पहली बार आया। खाइया और राह में खड़ी की गई बाधाओं से सेना के दुश्मन के विरुद्ध आगे में बढ़ने का बचाव का काम किया, ठीक है। अब जितने भी लोदी की तरफ से थे वो सारी सेना थे अफगानी, और जिसकी तरफ से थे वो सारे टर्की थे।
पानीपत की विजय ने बाबर को अपने विजय को संगठित करने का एक दृढ़ निश्चय आधार पर आधार बनाया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। जब वो जीत तो गया, जैसे मैंने बताया 1526 में वो जीता है, तो जीता तो सही है, लेकिन जीतने के बाद थोड़ी दिक्कत आ गई। वहाँ के जितने भी कुलीन लोग थे, जितने भी अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जितने अमीर हो रहे और जितना भी जिनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे रखी है, सेनापति जिनको बड़े, वो सब लोगों को इंडिया का क्लाइमेट अच्छा नहीं लग रहा, वो बाहर नहीं रहा, वो उधर से उठ के जाना चाहता है अपना वापस मध्य एशिया की तरफ, वो वापस वही जाना चाहता है पहला। और अगर ऐसा हुआ तो उसने तो अभी कुछ ही जगह जीता है ना, सियालकोट, लाहौर और अभी दिल्ली जीती है, लेकिन अभी तो पूरा इंडिया का एरिया जीतना बाकी है, पूरा उत्तर भारत को जीतना बाकी है, और आप पहले ही जा रहे हो। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनतें की कि आप मानो इधर रुको, हमें और थोड़े लोगों को जीतना है, संगठित करना है, उसके बाद भले आप चले जाना, ये हुआ था। तो और भी लोगों को इसलिए दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो बिल्कुल मध्य एशिया वाले लोग हैं नहीं, बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, तो उनको अपने आप में एक अजनबी वाला फील होता था। आप यहाँ पर आए हो, सारे लोग आप जान पहचान होंगे, होता है ना, जो शादी में जाते हैं रिश्तेदार जो है, हमारे दोस्त यार तो एक भी नहीं है, और अलग तरह के गाँव के आए रिश्तेदार आए हुए, और हमें पता ही नहीं है ये लोग कौन है, एक व्यक्ति को नहीं पहचान पा रहे हम, तो लगता है हम अजनबी है यार, तो बिल्कुल मूड नहीं लगता वहाँ पर, मन ही नहीं लगता, भागो यार यहाँ से, उस तरीके का मूड उनका भी हो रहा था। राजपूत मेवाड़ के राजा, मेवाड़ का राजा, दो मैंने बता रखा है, एक मेवाड़ है, दूसरी जगह पड़ती है वो मेवात है, सिमिलर मत समझना। मेवाड़ का राजा था राजा राणा सांगा, ठीक है। इसके नेतृत्व में शक्ति को वापस इकट्ठा किया गया और मुगल सेनाओं को खदेड़ना चाहता था। ये भी चाहता था कि भाई अब मैं तो लड़ना चाहता था इब्राहिम लोधी से, भाई तू है नहीं, चलो ठीक है भाई, कौन आया, बाबर आया, भाई मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता, अब उसके साथ लड़ना है, स्ट्रेटेजी बदलो, लेकिन लड़ना इसकी तरफ है, जीतना है दिल्ली। अब इसी तरीके से उसने सारे राजपूतों को इकट्ठा किया और लड़ना चाहा। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो जितने भी राजपूत है उसमें से आ जाते हैं जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, अंबर, मेड़ता, ये कुछ जगहों के नाम है जहाँ पर राजपूत लोग रहते हैं, उन लोगों को इसने इकट्ठा किया, ठीक है, ये उन जगह से। एक और था जो चंदेरी की तरफ से था, चंदेरी में पहले ही बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के एरिया में पड़ता है चंदेरी, उसमें एक बहुत फेमस राजा का नाम बताया जाएगा, मेदिनी राय, ठीक है। मेवात का हसन खान और सिकंदर लोधी का जो छोटा बेटा है महमूद लोधी, ये भी चाहता था बाबर के खिलाफ, भाई अब उसके रिश्तेदार को हराया ना तुमने, लोधी को, इब्राहिम लोधी को, मतलब वो भी चाहता है लड़ना, ठीक है। इसके अलावा मेवात का हसन खान चाहता है लड़ना, और मैंने बोला ना मेवाड़ एंड मेवात, ये मेवात का है। और चंदेरी का एक बहुत फेमस किंग था मेदिनी राय, वो भी चाह रहा था कि भैया ये जो बाबर नया नया आया है इसको हटाओ। सबको लगा कि ये जो आएगा बाबर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये भी पसंद नहीं करेगा, जैसे सारे इसके लोग यहाँ से भाग रहे हैं, उनका मूड नहीं लग रहा, उनको अजनबी फील हो रहा है यहाँ पर, इसका भी मन नहीं लगेगा और ये चले जाएगा यहाँ से। लेकिन बाबर बोल रहा है भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो बहुत हर जगह जीतनी है, मुझे तो अभी बहुत काम करना है यहाँ पर, मुझे तो भारत पूरा जीतना है अच्छे से। तो यहाँ पर इनको एक झटका लग गया कि यार ये तो नहीं जा रहा भाई, तो हम दिल्ली की गद्दी कैसे लेंगे, अगर ये ऐसे ही बना रहा तो हमें मुश्किल हो जाएगी, हमें और आर्मी इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके बाद फतेहपुर सिकरी के आगे, मैंने बताया था फतेहपुर सिकरी के आगे एक जगह पड़ता है खानवा, जगहों का नाम, डेट्स और लोगों का नाम, ये तीन चीज बनाती है हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री लिखने के लिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर्स लिखने के लिए बस मुझे हमें तीन ही चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और डेट्स। ये तीन को अरेंज करते हैं, एक अच्छा खासा आंसर बन जाता है। तो भाई फाइनली अब कभी ना कभी तो आमने सामने होंगे राणा सांगार वो, तो जब राणा सांगार वो एंड आमने सामने आते हैं तो वो आते हैं खानवा में, जो है आगरा के आगे फतेहपुर सिकरी, इसके जस्ट आगे पड़ता है एरिया खानवा। तो खानवा का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में, राणा सांगा और बाबर। पूरा नहीं आ शायद, मैंने जानबूझे, तूने तो कहा कि छोटा लेना है, तो बोर्ड के ऊपर में से नहीं आ रहा थोड़ा सा, इतना आ रहा है ना, बस काफी है। आ रहा है क्या? नहीं, वाइट पार्ट नहीं दिख रहा मुझे, वाइट पार्ट नहीं दिख रहा, हल्का सा ऊपर कर दे, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, बोर्ड खरीद लेना अच्छा सा, तो वो मुझे खरीदना है, यहाँ लगाना लंबा वाला ग्रीन वाला। तो फाइनली वो आता है, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया था, हमने यहाँ पर सारी बातें क्लियर की। अब जब हम खानवा पे आ गए हैं तो अगले पॉइंट को शुरू करते हैं।
इब्राहिम लोदी की हार, नए नए साम्राज्य को जीतने की चाह, ये सब तो होगी शुरू। लेकिन अब दुश्मनों की होड़ आ रही है, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले राणा सांगा, ठीक है, जिसके साथ युद्ध हुआ है खानवा का युद्ध। कब, ज्यादा याद करने की भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 1526 में पानीपत हुआ था, 1527 में खानवा हो गया, 28 में भी है। ठीक है। 28 में मेदिनी राय से हो गया, 27 में राणा सांगा के साथ हो गया। लेकिन यहाँ पर कौन जीतता है कौन हारता है? राणा सांगा हार जाता है और बाबर फिर से जीतता है, ठीक है। राणा सांगा हारता है, बाबर फिर जीत जाता है। दो बड़ी जीत, साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आ जाता है उसको, इसके हारने से, राणा सांगे के हारने से राजपूत बिखर गए कि भाई कोई इधर चला गया उधर चला गया, अरे यार जो लीडर था वो तो चला गया भाई, वो तो मर गया, अब क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, अब जीत ही नहीं पाएंगे। उसको एकत्रित करके इकट्ठा करने का काम था राणा सांगा का, वही मर गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे थे, उसमें नाम आ जाता है मेदिनी राय, मेदिनी राय, ठीक है, चंदेरी का मालवा, चंदेरी, ठीक है। इसके साथ फिर युद्ध हुआ, क्योंकि ये एक और बचा था जो राजपूत था और उसको भी वही सेम है, बाबर के साथ वो भी युद्ध कर रहा था। तो 1528 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बाबर को थोड़ी मुश्किल भी आई, लेकिन बाबर फिर से जीत। अफगानियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार छोड़ दिया। अफगानी वही है जो लोदी के बच्चे कुचे सैनिक थे और उनके जो बच्चे कुचे लोग थे वो अफगानी थे। तो अफगानी फिर भी बाबर के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे थे, या बाबर के खिलाफ धीरे धीरे कोशिश करते थे कि बाबर हार जाए और हम अफगानी फिर से करें। ये टर्की से तुर्की लोग या ये मंगोलिया जो है यार, ये जैसे हम ये कहेंगे कि तैमूरियन जो है ये हार जाए और हम अफगानी वापस करें। तो फाइनली इतने सारे जीतों के बाद और बाकी जितने बाबर की पावर्स थी, उसके कारण फाइनली अफगानी भी चले गए। इतनी जीत के बाद फाइनली आ जाता है एक डेट जिसमें 1530 आ जाता है, जिसमें फाइनली बाबर की मौत हो जाती है। पर अब भी गुजरात, मालवा और बंगाल के शासकों के पास अपने खुद के सैनिक थे, ठीक है। अभी भी इतने सैनिक थे जिसका अभी तक बाबर दमन नहीं कर पाया। तो मतलब उसने अपने मरते मरते भी कुछ चीज रह गई जो वो नहीं कर पाया, जैसे कि गुजरात, बंगाल, ठीक है, उन सब लोगों का दमन नहीं कर पाया। दमन मतलब होता है कुचलना। अभी भी उनके पास पावर थी। ठीक है। अब इसके बाद कौन आता है? बाबर अगर मृत्यु हो गई तो उसका अगला उत्तराधिकारी बनाया जाता है हुमायूं। तो अब पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में। बाबर की एंट्री, बाबर की बेमिसाल इन्वेडिंग, उसकी युद्ध के स्ट्रेटेजी, और उसके साथ जो आए थे मैत्री और राणा सांगा, इन दोनों का बेमिसाल युद्ध। ये सारी डेट्स के साथ व्यक्तियों के नाम और जगहों का नाम आपको उस हिसाब से अगर आप अरेंज करके अच्छा खासा लिखते तो आपका अच्छा खासा आंसर बन जाता है। बाबर का तो खत्म हो जाता है और अब आ जाता है हुमायूं। पंद्रह 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है हुमायूं उत्तराधिकारी। बहुत सा चीजें जो उनका सामना करना था अभी हुमायूं को, जैसे कि नए जीते हुए प्रदेश जो भी थे उन लोगों को संगठित करना था। हुमायूं को जो भी अमीर लोग थे वो इतनी इज्जत नहीं देते थे हुमायूं को, और वो पक्ष में भी नहीं थे। अफगानियों की दुश्मनी का सामना करना पड़ा था। जब तक बाबर थे तब तक अफगानी लोग तो चले गए फाइनली हार मानकर, लेकिन अब हुमायूं को देखकर वापस आने लगे। उनको उनका सामना भी करना था। बिहार में एक तरफ शेर खान थे, जिनको आगे जाके आप नाम सुनेंगे शेर खान का, शेर शाह सूरी, ठीक है, ये आगे थे।
गुजरात में एक शासक थे बहादुर शाह। तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने साथियों के साथ शक्तियों को बांटना, अधिकार पाना था। नए नए मुगल साम्राज्य के दो केंद्र थे, एक दिल्ली और एक आगरा। पहले दिल्ली 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 चल रही थी, अब एक और बन गया केंद्र, दिल्ली और आगरा। मध्य भारत का नियंत्रण हुमायूं के हाथ में था और अफगानिस्तान और पंजाब के उसके भाई कामरान के हाथ में था। तो कामरान उसके हुमायूं के भाई है, ठीक है। तो पंजाब दे दिया, पंजाब और अफगानिस्तान कामरान को दे दिया, बाकी दिल्ली और आगरा ये ले लिया, क्योंकि जो उत्तर इनके अंदर होता है, तैमूरियन के अंदर शक्तियों का बंटवारा होता है, काफी बंटवारा काफी करते हैं कि ये हिस्सा भाई अब उनकी मृत्यु होगी, उत्तराधिकारी आप बन जाओ, लेकिन कुछ शक्ति इनको दे दो, कुछ शक्ति आप रखो। ये तैमूरियन में परंपरा होती है। हुमायूं ने महसूस किया कि उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। पूरब और पश्चिम से अफगानियों के संयुक्त विरोध से बचना चाहता था। उस तरह बहादुर शाह ने भीलसा, रायसेन, उज्जैन, जगरोन पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। किसी हिस्से पे कोई हमला कर रहा था और किसी हिस्से में उसके कोई हमला कर रहा था। तो उस टाइम पे दो लोगों का नाम आ रहा था, एक तो एक बहादुर शाह था, ठीक है, जो कई जगहों पे हमला कर रहा था, जैसे कि भीलसा, रायसेन, उज्जैन और जागरोन। और एक का नाम बहुत ज्यादा फेमस है, शेर खान, या फिर इसको कहते हैं शेर शाह सूरी। ये बहुत फेमस है, जिसकी टक्कर हुमायूं के साथ होती है। तो हुमायूं अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाता था, लोगों को हराने के लिए कोशिश करता था कि घेराबंदी कर दो, जैसे कि चुनार में उसने घेराबंदी की। कहीं वो कुछ अगर मैं कहीं वो रास्ते रोक रहा था कि गुजरात में मैं आ जाता हूँ और आने जाने वाले को रोकूंगा, तब जाकर मैं हमला कर दूंगा, तो कभी वहां से हमला होने लग जाता था। तो बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी भाग दौड़ में गई है। वो कभी कुछ बचाने की कोशिश करता है तो कभी कुछ, ठीक है। उनके उसकी लाइफ में ज्यादातर भाग दौड़ ही रहा। वही मालवा राजपुताना की तरफ यह बहादुर शाह जो है वो अपना पैर फैला रहा था। इन परिस्थितियों में हुमायूं को आगरा का वापस आना पड़ा। अब वहां पर आ जाते हैं शेरशाह सूरी, जो बंगाल, बंगाल और बिहार इसको बढ़ा रहे थे, इस पर अधिकार जमा रहे थे। शेरशाह ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था, जैसे दिख रहा है कि वो बंगाल और बिहार की तरफ वो अपने आप को बढ़ा रहा है। फिर वो जितनी जगह उसको घेर सकता था तो शेरशाह सूरी अपने जगह को घेर रहा था। ठीक, कई नाम इधर आपको मिल जाएंगे। तो वो आक्रमण कर रहा था और कभी कहीं से वो हराने की कोशिश कर रहा है, कहीं से। तो जितने भी हुमायूं कभी इस तरफ भाग रहा है तो कभी कभी गुजरात की तरफ वो अड़चन डाल रहा है। तो वो बस यही सारी चीज़ें उसके साथ चलती रही। और एंड में अब क्या हुआ, शेरशाह ने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। हुमायूं बच सकता था, परंतु उसकी अधिकांश सेना जो है वो खत्म हो चुकी थी। वो आगरा पहुंच गया, उसका कामरान आगरा से निकलकर लाहौर की तरफ बढ़ गया। हुमायूं बहुत बड़ी थोड़ी सी सेना लेकर अकेला रह गया और शेरशाह भी आगरा की तरफ बढ़ने लगा। हुमायूं अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ने लगा और कहां पर टकराया, कन्नौज। तो इन दोनों की जो युद्ध देखी जाएगी या लड़ाई देखी जाएगी वह आपको मिलेगी कन्नौज में। अब हुमायूं के पास सेना बहुत कम है और ये शेरशाह सूरी अपनी ताकत बढ़ाते चले जा रहा है और इस ताकत के साथ वो अब आगरा की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, और हुमायूं के पास जो है लोग कम है, कम सेना है। और उसके बाद फाइनली जो है शेरशाह सूरी उसको कन्नौज में पकड़ लेता है और फाइनली वहां पर हुमायूं हार जाता है और 1540 में हार होती है। हुमायूं की वो हार देखने में, जहां बाबर हर जगह जीत रहा था, बड़े बड़े राजाओं को भी हरा था और जीत भी रहा था,
किसी दूसरी जगह से, मध्य एशिया से आए हुए इतने बड़ी चलती हुई दिल्ली सल्तनत को उसने हरा दिया। और वही देखा जाए तो उनके बेटे ने हर जगह ज़्यादातर भागदौड़ी की, गुजरात, बंगाल, बिहार, बस भागदौड़ की। और उस बीच में करते 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 कन्नौज में जाते हुए शेरशाह सूरी ने उनको पूरी तरह से हरा दिया। और यहाँ तक आपका ये आज का ओवर।